हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BHU स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन जो आंसर थे PYQs उनको सॉल्व कर रहे थे। तो लास्ट जो सब्जेक्ट कोड था BSS 325, उसका मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था, मैं कहीं बाहर था। और आज की वीडियो में हम देखेंगे BSS 326। अब हम बात करते हैं BSH 325 की। उसमें क्वेश्चन आया था, दो क्वेश्चन नए आए थे। एक था इख्वान आंदोलन और दूसरा था एक क्रेन आयोग करके। तो क्रेन आयोग तो मुझे भी नहीं आ रहा था। और इसके पहले जो क्वेश्चन आया था इख्वान आंदोलन, वो मैंने अपनी वीडियो में एक कवर किया था। तो किसका किसका सही हुआ है वो आप ज़रूर बता दीजिएगा मुझे कमेंट करके, ठीक है। अब आज की वीडियो देख लेते हैं BSS 326, उसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो अगर कुछ नया होगा इसमें भी तो मैं ज़रूर ऐड कर दिया है मैंने इस PDF में, तो आप इसे देख लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन फंस सकते हैं इसमें से भी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आप पहला क्वेश्चन है, समुराई क्या होता था? समुराई जापान में सैनिक होते थे तथा मतलब एक सैनिक वर्ग होता था तथा इनका अध्यक्ष जो होता था वो डैम्यो होता था, ठीक है। और ये एक अनुवांशिक पद होता था, समुराई का जो इनका होता था वो अनुवांशिक होते थे। अगला क्वेश्चन है, पेरी मिशन क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जापान में कोमोडोर मैथ्यू पेरी द्वारा पेरी मिशन 1853-1854 में पेरी के नेतृत्व में अमेरिकी नौसेना का एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य जापान के सदियों पुराने अलगाववादी नीति को समाप्त करना तथा पश्चिमी व्यापार के लिए उसके बंदरगाहों को खोलना था। 1854 ईस्वी में कानागावा की संधि के द्वारा यह मिशन पूरा हुआ तथा जापान खुलने की प्रक्रिया पूर्ण हुई। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेईजी संविधान क्या था? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, जापान में मेईजी संविधान, जिसे औपचारिक रूप से जापान के साम्राज्य का संविधान कहा जाता है, यह 11 फरवरी 1889 ईस्वी को लागू किया गया था। यह जापान का पहला आधुनिक लिखित संविधान था। इसने देश में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की। यह संविधान प्रशा के संविधान से काफ़ी प्रभावित था। संविधान ने सम्राट को संप्रभु घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, शपथ घोषणा पत्र क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जापान में शपथ घोषणा पत्र मेईजी बहाली की शुरुआती वर्षों में जारी किए गए महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण 5 लेखों का शपथ पत्र था, जिसे 1868 ईस्वी में जारी किया गया था। यह शपथ घोषणा पत्र नई मेईजी सरकार के बुनियादी लक्ष्य और नई नीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत करता था। इसने जापान के आधुनिकीकरण तथा पश्चिमीकरण की दिशा तय की। अगला है हमारा क्वेश्चन, एंग्लो जापानी संधि 1902 ईस्वी में जो हुई उसका वर्णन करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, 1902 ईस्वी की आंग्ल जापानी संधि ब्रिटेन और जापान के बीच, यह लंदन में हुई थी, एक संधि थी, ठीक है। यह संधि लंदन में हुई। इस संधि का मुख्य उद्देश्य पूर्वी एशिया में रूस के बढ़ते हुए प्रभाव का मुकाबला करना था। रूस मंचूरिया तथा कोरिया में अपना विस्तार कर रहा था, जिससे ब्रिटेन के चीन में व्यापारिक हित तथा जापान की सुरक्षा खतरे में पड़ रही थी, ठीक है। अगला है हमारा, शिंतो क्या होता था? तो शिंतो जापानी एक धर्म होता था। इसमें प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान, शुद्धता पर जोर तथा विभिन्न त्योहारों के माध्यम से कामी के साथ सद्भाव बनाने रखने पर केंद्रित किया गया है, ठीक है। इसका केंद्रीय पहलू कामी की अवधारणा है। अब अगला क्वेश्चन है, मेईजी ओलिगार्की क्या था? तो मेईजी ओलिगार्की से तात्पर्य जापान के मेईजी काल के दौरान सत्ता में रहे प्रभावशाली नेताओं के एक छोटे समूह से है। जापान में इसे हान बात्सु कहा जाता है, जिसका अर्थ है डोमेन गुट, ठीक है। यह नेता, जिनमें ज़्यादातर पूर्व सामंती डोमेन के सदस्य थे, इन्होंने तोकुगावा शोगुनेट के समाप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके प्रमुख सदस्यों में ईतो हिरोबुमी प्रमुख है, ठीक है। अगला है, जायबात्सु क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जापान में जायबात्सु शक्तिशाली औद्योगिक और वित्तीय समूह थे, जिन्होंने मेईजी काल से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक जापानी अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण भाग पर नियंत्रण रखा। इन्होंने जापान के तेजी से
औद्योगिकीकरण तथा आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा इन्होंने मतलब इनके सरकार से अच्छे संबंध होते थे, सरकार इनको सपोर्ट करती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ईतो हिरोबुमी कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ईतो हिरोबुमी जापान की मेइजी काल का एक अत्यंत प्रभावशाली राजनीतिज्ञ थे। वह जापान के पहले प्रधानमंत्री बने तथा 4 बार इस पद पर सेवा दी। उन्होंने आधुनिक जापानी कैबिनेट प्रणाली की स्थापना की तथा मेइजी के संविधान निर्माण में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। शायद यही थे जिन्हें प्रसा भेजा गया था संविधान निर्माण के अध्ययन के लिए। ठीक है, आप ये एक बार क्लियर कर लीजिएगा। अगला है हमारा पोर्ट्समाउथ की संधि का वर्णन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत नहीं होगा यहाँ पे, पोर्ट्समाउथ की संधि 5 सितंबर 1905 ईस्वी को हुई। इस संधि ने औपचारिक रूप से 1904-5 के रूसी जापानी युद्ध को समाप्त कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने इस संधि की मध्यस्थता की, जिसके लिए उन्हें शांति पुरस्कार मिला। इस संधि के प्रावधान निम्न हैं। पहला हो जाएगा रूस ने कोरिया में जापान के हितों को मान्यता दे दी तथा दूसरा प्रावधान है रूस ने लियोडुंग प्रायद्वीप पर अपने अधिकार तथा पोर्ट आर्थर के बंदरगाह को जापान को सौंप दिया था। इसमें और काफ़ी ज़्यादा हैं इसके प्रावधान, आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कमोडोर पेरी द्वारा जापान को खोलने की प्रक्रिया तथा उसका महत्व का वर्णन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1854 ईस्वी में कोमोडोर पेरी 3 भाप के जहाज तथा 5 यान सहित जापान आया। पेरी ने जापान से संधि करने का आग्रह किया। इसके बाद 31 मार्च 1854 ईस्वी में कानागावा की संधि हुई थी। इस संधि ने शिमोदा तथा हाइकोडेट में 2 जापानी बंदरगाह अमेरिकी जहाज के लिए खोले तथा शिमोदा में एक अमेरिकी वाणिज्य दूतावास की स्थापना की अनुमति दी। कोमोडोर पेरी द्वारा जापान को खोलने की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इसने जापान के सदियों पुराने अलगाव को समाप्त कर दिया। ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा दोबारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मांचुकुओ क्या था? ठीक है, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। मांचुकुओ चीन में मंचूरिया प्रदेश को कहा जाता था। मांचुकुओ पूर्वोत्तर चीन में जापान द्वारा स्थापित एक कठपुतली राज्य था जो 1932 से 1945 ईस्वी तक जापानी अस्तित्व में रहा। जापान ने 1931 ईस्वी में मंचूरिया पर आक्रमण करने के बाद इसे स्थापित किया था तथा अंतिम किंग राजवंश के सम्राट को इसका कठपुतली शासक बनाया था। अगला है सैन फ्रांसिस्को शांति संधि के 2 प्रावधान लिखिए। तो जापान की सैन फ्रांसिस्को संधि 8 सितंबर 1951 ईस्वी को हस्ताक्षरित की गई। इस संधि ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और मित्र राष्ट्रों के बीच युद्ध की कानूनी स्थिति को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया। इसके प्रमुख प्रावधान निम्न हैं। पहला है जापान द्वारा कोरिया, ताइवान और मंचूरिया सहित अपने सभी पूर्व उपनिवेशों और क्षेत्रों पर संप्रभुता का त्याग कर दिया। मतलब उसके जो पूर्व उपनिवेश थे कोरिया, ताइवान और मंचूरिया में, उनका उसने त्याग कर दिया। तथा इसका दूसरा प्रावधान है कि जापान की संप्रभुता को बहाल किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चिकामात्सु मोजाएमो कौन थे, उनका परिचय दें। तो चिकामात्सु मोजाएमो एदो काल के एक प्रसिद्ध जापानी नाटककार थे जिन्हें व्यापक रूप से जापान का महानतम नाटककार माना जाता है। उन्होंने कठपुतली, रंगमंच और काबुकी दोनों के लिए उत्कृष्ट नाटक लिखे। इनका एक नाटक है जिदाई मोनो, एक शायद सेवा मोनो के नाम से भी एक इनका नाटक है, देख लीजिएगा, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है हमारा चोसु डोमेन क्या होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जापान में चोसु डोमेन तोकुगावा शोगुनेट के दौरान एक शक्तिशाली सामंती डोमेन था। उसका मेइजी बहाली में महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसने शोगुनेट को उखाड़ फेंकने तथा सम्राट की सत्ता को पुनः वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने सात्सुमा डोमेन के साथ साच्चो नामक एक संगठन बनाकर शोगुनेट का दमन करने में भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है नानजिंग नरसंहार क्या था, इसका वर्णन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा नानजिंग नरसंहार दिसंबर 1937 ईस्वी से जनवरी 1938 तक कई हफ्तों तक चला एक नरसंहार था। यह द्वितीय चीन जापान युद्ध के दौरान नानजिंग शहर पर जापानी इंपीरियल सेना के कब्जे के बाद
चीनी नागरिकों और निहत्थे सैनिकों की बड़ी पैमाने पर हत्याएं की गई थी इस नरसंहार में। ठीक है, इसे ही नानजिंग नरसंहार कहा जाता है। इस दौरान जापानी सैनिकों ने व्यापक पैमाने पर बलात्कार, लूटपाट तथा हत्याएं की। इसे इतिहास के सबसे क्रूर युद्धकालीन अत्याचारों में से एक माना जाता है। ठीक है, अगला है हमारा कानागावा की संधि का वर्णन करें। तो कानागावा की संधि, जिसे जापान अमेरिका शांति संधि या मैत्री संधि के रूप में जाना जाता है, यह 31 मार्च 1854 ईस्वी को दोनों देशों के बीच हुई थी। इस पर तोकुगावा शोगुनेट ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि ने प्रभावी रूप से जापान की 200 वर्षों से अधिक पुरानी राष्ट्रीय अलगाववादी नीति को समाप्त कर दिया तथा जापानी द्वार खुलने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोन्नो-जोई क्या होता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जापान में सोन्नो-जोई 19वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रवादी राजनीतिक आंदोलन था। इसका अर्थ है सम्राट का सम्मान करो तथा बर्बर जाति, जो विदेशी जातियां था, उनको निष्कासित करो। यह नारा तोकुगावा शोगुनेट की कमज़ोर होती शक्ति और पश्चिमी शक्तियों के बढ़ते हस्तक्षेप के विरोध में उभरा था। इस आंदोलन का उद्देश्य सम्राट की राजनीतिक शक्ति को बहाल करना तथा जापान में विदेशी प्रभाव को समाप्त करना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा पर शाही निर्देश 1890 में आया था शायद ही, हाँ 1890 का वर्णन करें। तो इस शाही निर्देश को 30 अक्टूबर 1890 ईस्वी को जारी किया गया था। इसे मेइजी सम्राट द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। शाही निर्देश को पूरे देश के स्कूलों में वितरित किया गया और इसे एक पवित्र पाठ के रूप में सम्मान दिया गया। छात्रों को इसके पालन के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसने जापान के शिक्षा प्रणाली के नैतिक आधारशिला के रूप में कार्य किया। अगला क्वेश्चन है अनिवार्य सैनिक भर्ती कानून 1873 ईस्वी, उसका वर्णन करें। तो यह मेइजी सुधार के अंतर्गत किया गया एक महत्वपूर्ण सैन्य सुधार था। इस कानून ने सदियों पुरानी सामंती सैन्य व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जिसमें केवल समुराई को हथियार रखने और सेना में सेवा देने का अधिकार होता था। इस कानून के अंतर्गत 20 वर्ष के आयु के सभी स्वस्थ पुरुषों के लिए 3 साल की सैन्य सेवा अनिवार्य कर दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सकोकू क्या था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सकोकू तोकुगावा शोगुनेट के तहत एदो काल के दौरान जापान की एक अलगाववादी नीति थी। इस नीति के तहत जापान और अन्य देशों के बीच संबंध और व्यापार गंभीर रूप से सीमित कर दिए गए थे। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी, विशेष रूप से यूरोपीय औपनिवेशिक और धार्मिक प्रभाव को दूर करना था। शोकोकू मतलब एक अलगाववादी नीति को ही शोकोकू कहा गया है। एक है पीत आतंक, ये पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है येलो पेरिल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में पीत आतंक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा, जापान अपने विकास के लिए साम्राज्यवादी नीति का पालन कर रहा था। एशिया में जापान के विस्तार को यूरोपवासी भय की दृष्टि से देखने लगे तथा उन्होंने इसे ही पीत आतंक कहा। ठीक है, अब अगले कुछ पॉइंट है। जापान को निप्पॉन भी कहा जाता है। ठीक है, जापान में सम्राट को मिकादो कहा जाता है तथा वह शासन का औपचारिक प्रधान होता था। ठीक है, तो इसमें इतने सारे ही हैं। मैं आपको 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, 2 मिनट रुकिए बस। तो 2024 में आपको मैं बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है चोसू डोमेन, जो मैंने आपको बता दिया है। दूसरा है कोमोडोर पेरी, ये भी बता दिया है। पोर्ट्समाउथ की संधि, ये पूछा गया था 2024 में, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगला है कानागावा की संधि, ये भी बता दिया है। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पूछा गया नानजिंग नरसंहार, ये अभी आपको मैंने ऊपर बताया था, ये 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये 2024 के जो 5 नंबर वाले हैं, 2-2 नंबर वाले हैं, ये तो काफ़ी आसान आए थे। ठीक है, अब चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहिए। लास्ट पेपर 327 का बचेगा, उसका भी मैं इस पे वन लाइनर सॉल्व करा दूँगा। ठीक है, अपना जो भी आपका फीडबैक है आप चैनल के साथ ज़रूर शेयर करिए, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है उससे। धन्यवाद।